Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing the subject Power System Planning and Design, SEM 8 Electrical. So, in which we already discussed so many topics as per our syllabus, and now our next unit is the unit 5, which we are going to discuss. This is the insulation coordination. So, particularly, what do you mean by that insulation coordination? इंसुलेशन का मतलब तो हम जानते हैं कि इंसुलेशन क्या है, और कोऑर्डिनेशन व्हाट डज इट मीन कि भाई उसको कोरिलेट करना. व्हाट डज इट मीन कि भाई पावर सिस्टम के अंदर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि जितने भी प्रोटेक्टिव स्कीम्स है जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन सबको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, और उसको जो हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपको लगेगा कि सर ये तो स्विच गियर या फिर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू एसजीपी सब्जेक्ट का फंडामेंटल हो गया. बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम उसकी डिज़ाइन कर रहे हैं. व्हाट डज इट मीन कि उसकी डिज़ाइन कर रहे हैं मतलब कि उसके कुछ पैरामीटर्स है जो कि उसको हम जब एप्लीकेबल तो कर देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हमने हमारे लिए ज़रूरी है, तो ओके वो सारा फंडामेंटल हुआ इंसुलेशन के बारे में या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में. बट इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि भाई हमारी जो इंसुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कुछ पैरामीटर्स है जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको एनालाइज करेंगे कि भाई ये पैरामीटर को मान लो कि हम याद रखते या फिर फोकस में लेते तो उसकी वजह से आपकी सिस्टम कैसी होनी चाहिए. सो दीज ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड इनटू द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो कि है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो कि आपके इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है. तो सबसे पहले है ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज जो कि एफओवी या फिर ड्राई एफओवी से भी हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं. तो व्हाट डज इट मीन सबसे पहले तो कि जो ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज है जो कि एक इंसुलेटर के लिए जैसे कि उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज दैट द पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज विच विल कॉज द फ्लैश ओवर ऑफ दैट इंसुलेशन. मतलब कि आपके इंसुलेशन को जो फ्लैश ओवर कर सकता है जो कि इन जनरल नॉर्मल वे में वही पावर फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड और दैट इज इनफ टू cause the flash over of that insulation which is the dry flash over voltage. ठीक है, okay. The next one which is the wet flash over voltage. What does it mean कि भाई insulation defines that the power frequency which will cause the flash over of the insulation when spread with the water resistance up to 9000 to 11000 ohm centimeters that drawn from that source at the supply of the temperature up to 10 degrees. जो कि 10 डिग्री के अंदर ही टेम्परेचर होगा उस टाइम पे वो जितना मतलब आपका रेजिस्टेंस वो वाटर का उतना ऐड हो सकता है. एट दैट टाइम दैट एम्बिएंट टेम्परेचर इन द नेबरहुड इंसुलेशन अंडर टेस्ट दैट इज डायरेक्टेड एट एंगल 45 एंड दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज बीइंग इक्विवेलेंट टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ द 0.305 सेंटीमीटर पर मिनट. यहाँ पे आपको लगेगा कि सर ये तो आप कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई नहीं हमें इसके बारे में कुछ टेक्निकली सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पहले बताऊँ कि वेट फ्लैश ओवर का मतलब क्या हुआ कि भाई पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसे इस पावर फ्रीक्वेंसी पे दैट वोल्टेज इज विच विल कॉज द फ्लैश ओवर ऑफ इंसुलेशन व्हेन द वाटर रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 9 to 11,000 ओहम सेंटीमीटर. क्लियर. अब वो वहाँ से कैसे ऐड होगा उसके लिए यहाँ से ये सारा एक्सप्लेनेशन है कि भाई सोर्स ऑफ दैट सप्लाई और दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट सप्लाई विच टेम्परेचर इज 10 डिग्री एंड इट्स नेबरहुड इंसुलेशन हैव एंगल ऑफ 45 डिग्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर दैट बीइंग इक्विवेलेंट टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट 305 सेंटीमीटर्स पर मिनट. क्लियर. तो ये बात हुई आपके वेट फ्लैश ओवर के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट फ्लैश ओवर क्या है वो भी समझ में आ गया. नाउ नेक्स्ट वन इज द इम्पल्स फ्लैश ओवर. व्हाट डज इट मीन कि भाई इम्पल्स तो हम जानते हैं कि इम्पल्स किसे कहते हैं और इम्पल्स की इम्पैक्ट क्या होती है, तो इम्पल्स को कैसे हम प्रोटेक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी आपके एसजीपी में पढ़ ही चुके हैं. बट यहाँ पे इम्पल्स फ्लैश ओवर वोल्टेज का मतलब है कि दैट डिफाइंस एज दैट द वोल्टेज विच विल कॉज द फ्लैश ओवर ऑफ दैट इंसुलेशन व्हेन 1.5 into 40t second across to the standard of that American standards or 1 into 50 microseconds as per the British or 12 into 50 kt which is Indian standard of the impulse. यहाँ पे आपको ये वैल्यू अगर याद नहीं रहती है
तो कोई बात नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पे एज ए डिफिनेशन क्या लिखना है कि भाई इम्पल्स फ्लैश ओवर वोल्टेज दैट डिफाइंस एट दैट वोल्टेज विच विल कॉज द फ्लैश ओवर ऑफ इंसुलेशन व्हेन द insulation or impulse that is of 12 into 50 kt seconds। क्लियर। तो ये आपका क्या दिख रहा है कि इम्पल्स की वैल्यू है। यहाँ पे यूएस स्टैंडर्ड्स या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड अगर याद नहीं रहते तो सिर्फ आप इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं एज पर दी एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन और यहाँ पे एमसीक्यू भी काफ़ी बन सकते हैं कि भाई इंडियन स्टैंडर्ड में इम्पल्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर द केस ऑफ द इम्पल्स फ्लैश ओवर वोल्टेजेस, या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में या फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स में। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे बन सकता है, और इन सब की डेफिनेशन में भी आपको थोड़ा मिक्सअप हो जाए उनसे अच्छा है कि आप एक बार अच्छे से जस्टिफाई करें कि व्हाट डज इट मीन और व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इम्पल्स स्पार्क ओवर वोल्टेज टाइम, सॉरी हाँ वोल्टेज टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे इम्पल्स स्पार्क ओवर जो हो रहा है उसका वोल्टेज टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, ये डेफिनेशन है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक जो टर्मिनोलॉजी है जो कि रिक्वायर्ड फॉर द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लॉटिंग ऑफ द ऑब्सेसिस ऑफ द टाइम विच elapses between the moment of voltage wave which is applied on the moment of that spark over। समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे वोल्टेज वेव वो जो अप्लाई हो रहा है जहाँ जब कि एट दैट टाइम व्हेन द स्पार्क ओवर इज देयर, सो the ordinate of that voltage at the moment of that spark over occurring the wave of that or a front wave and peak wave। clear, the crest value or a crest value of that voltage for that spark over that occurring of that wave tail। clear, तो शायद आपको यहाँ पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसका मीनिंग क्या है वो तो समझ में आ चुका है। क्लियर, बट उसके अलावा आपको प्रैक्टिकली आइए आप थियरी देखोगे तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर व्हाट डज इट मीन, हमें इसका कुछ फंडामेंटली कुछ एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वो आप ऑब्वियस है कि ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी आप देखते हो तो फंडामेंटली उसको कोरिलेट जो कि आपका प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना भी ज़रूरी है, तभी जाके आपका ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल क्लियर होगा। ठीक है, तो उसको हम एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं कि भाई एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का। तो उसके अंदर क्या होगा कि एक आपकी पूरी पावर सिस्टम दिखाएंगे, उसके अंदर हम कैसे आपका पूरा सिस्टम कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल आपको मैंने दिया हुआ है कि भाई एग्जांपल ऑफ दैट इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे इन जनरल वे में आप डिस्ट्रीब्यूशन साइड की बात करें तो ट्रांसमिशन टावर एंड ट्रांसमिशन लाइन्स आर देयर। तो यहाँ पे एक टावर है, उसके अंदर एक आपका यहाँ पे जो कि आपके इंसुलेटर्स और वो सब दिखाया है, यहाँ पे लाइन आपकी कनेक्टेड है, और यहाँ पे 240 kV सिस्टम है जो कि एक ब्रेकर के साथ कनेक्टेड है। ब्रेकर के बाद एक आपकी प्रोटेक्टिव स्कीम आप ऑलरेडी एचसीपी में पढ़ चुके हो तो पता ही होगा कि यहाँ पे आता है एरेस्टर, जो कि लाइटनिंग एरेस्टर से हम जानते हैं, एलए कहते हैं उसे। और उसके बाद होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट उसे हम स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, और उसके अंदर मान लो कि 240 kV सिस्टम को अगर हम एनालाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके इंसुलेटिंग डिवाइसेस है या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी उसकी एप्रोप्रिएट वैल्यूज़ क्या रहती है, वही सारी यहाँ पे मैंने मेंशन की है। जस्ट लाइक टावर टाइप कौन सी है कि भाई मान लो कि 240 kV है तो उस टाइम पे टावर ट्रांसमिशन टावर किस मटेरियल का बना हुआ होगा, दैट शुड बी ऑफ स्टील। सेम वे शील्डिंग वायर वहाँ पे प्रोवाइड किया गया होगा। अनदर थिंग इज द लाइन बेसिक इंसुलेशन लेवल, जो कि BIL और SIL के बारे में आप पहले भी जानते थे और यहाँ पर भी शायद जानते होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट लाइन BIL। तो यहाँ पे लाइन बेसिक इंसुलेशन लेवल दैट शुड बी 150 किलोवोल्ट, ट्रांसफार्मर बेसिक इंसुलेशन लेवल दैट शुड बी अप टू 850 किलोवोल्ट। सेम वे ब्रेकर बेसिक इंसुलेशन लेवल इज 150, बिकॉज हम जानते हैं कि लाइन का जो वैल्यू रहता है वही वैल्यू आपके ब्रेकर के लिए रहता है। ठीक है, और स्विचिंग एंड पोस्ट इंसुलेशन दैट शुड बी लोअर देन दैट लाइन बेसिक इंसुलेशन लेवल। तो यहाँ पे 150 तो यहाँ पे 900 kV का ही आपका
स्विचिंग और पोस्ट इंसुलेशन बेसिक इंपीडेंस लेवल रहेगा। जबकि एरेस्टर के लिए पर्टिकुलर केसेस में बात करें तो कंटिन्यूस वोल्टेज वहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका 240 केवी का सिस्टम है तो यहाँ पे कंटिन्यूस 190 केवी का सिस्टम रहेगा। जबकि डिस्चार्ज कैपेसिटी या फिर डिस्चार्ज वोल्टेज की रेंज रहेगी 600 केवी की। जबकि सेपरेशन ऑफ द डिस्टेंस दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली लेस देन और इक्वल टू 3 meters and the distance between that arrestor and the transformer as per the IEEE standards। यहाँ पे IEEE 62.22 ट्रांसफार्मर के हिसाब स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो भाई सेपरेशन बिटवीन और सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन दी लाइटनिंग अरेस्टर्स एंड ट्रांसफार्मर दैट इज अप टू लेस देन और इक्वल टू 3 meters। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसका एक बेसिक एग्जांपल शायद थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि भाई हाँ ऐसी बेसिक चीज़ें होती है और उसके अंदर जो आपके बेसिक इम्पीडेंस लेवल है या फिर एरेस्टर्स है या फिर आपकी जो भी प्रोटेक्टिव स्कीम्स है जो कि पर्टिकुलरली ब्रेकर या फिर ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन लाइन जो कि आपका ट्रांसमिशन टावर लाइटनिंग एरेस्टर्स, तो उन सब का ही हमें एनालाइज करना है क्योंकि ये हमारी प्रोटेक्टिव स्कीम्स ही और उसके लिए ही तो हम पूरा स्टडी कर रहे हैं। जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेशन ही है, मतलब कि ये जो सारे इंसुलेशन प्रोवाइड करने वाले जो भी आपके डिवाइसेस है प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है उन सबको ही हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो उसीलिए वही सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर ये तो हम एसीबी का फंडामेंटल देख रहे हैं, बट दीज आर द इंसुलेटिंग डिवाइसेस विच आर टू बी or which will going to be coordinate with each other, so that we are discussing that parameters with respect to this terminologies। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंसुलेशन। तो यहाँ पे उसकी एक रिक्वायरमेंट क्या होती है और वाई शुड वी नीडेड दैट। सो सबसे पहले हाईएस्ट पावर फ्रीक्वेंसी सिस्टम वोल्टेज वन फर्स्ट थिंग। सेकंड वन इज द टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेजेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो हाईएस्ट पावर फ्रीक्वेंसी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एसी पावर नेटवर्क है जो कि नॉमिनल पावर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है अप टू 400 वोल्ट, जो कि आपके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है। तो 400 वोल्ट उसके अबव जाए तो हम 6.6 केवी और 3.3 केवी 6.6 केवी तक उसका नॉमिनल वोल्टेजेस रहता है। जबकि सिस्टम इज लाइटली लोडेड रहता है एट द टाइम पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइन विल बी इंक्रीज और राइजेस। यहाँ पे आप इंक्रीज भी समझ सकते हो। सेम वे ये सारे जो इक्विपमेंट्स है पावर सिस्टम के तो उसे हम किस वोल्टेज लेवल पे हम टेस्ट करेंगे जो कि रिक्वायर्ड है कि भाई हम ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि उसको वो एक वोल्टेज लेवल हमारा जस्टिफाई किया हुआ होता है कि उसी लेवल पे हम काम करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उसको हम उस लेवल पे टेस्ट करते हैं। तो एक दैट इक्विपमेंट ऑफ दैट पावर सिस्टम विच इज़ डिजाइन टू एंड टेस्टेड टू विस्टैंड दैट हाईएस्ट पावर फ्रीक्वेंसी सिस्टम दैट शुड बी। यही सारे जो वोल्टेज लेवल थे कि भाई 400 वोल्टेज 3.6 केवी या फिर 6.6 का है तो उसके लिए 7.2 केवी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इंसुलेशन फेलियर नहीं होता है, उस टाइम पे आपको इस वोल्टेज लेवल पे टेस्ट करना है। क्योंकि ऑब्वियस है कि अगर एक्सटर्नली या फिर इंटरनली कोई इंसुलेशन फेलियर है तो ऑब्वियस है कि वो वोल्टेज लेवल तो ज़्यादा हो ही जाएगा। बट पर्टिकुलरली पावर लाइन की बात करें या फिर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हाईएस्ट पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सिस्टम वोल्टेज फॉर दैट लाइन और ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट इट शुड बी। तो मान लो कि हमारे लिए सेकेंडरी सिस्टम की बात करें तो 400 वोल्ट्स 3.3 केवी और अप टू 6.6 केवी, तो उसके लिए 400 वोल्ट है तो उसके लिए हम 400 वोल्ट पे ही टेस्टिंग करेंगे। जबकि 3.3 केवी है तो उसके लिए 3.6 केवी पे टेस्ट करेंगे। वाइल इफ इट इज 6.6 केवी एट द टाइम वी विल टेस्ट दैट ट्रांसमिशन लाइन और सिस्टम विथ 7.2 केवी। ठीक है, ओके। वन अनदर थिंग जो कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज। क्योंकि हाईएस्ट पावर की तो हमने बात की कि भाई हाईएस्ट कितने वोल्टेज लेवल तक या फिर हाईएस्ट पावर फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेजेस की रहती है वो कितनी होती है और उसके लिए कैसे टेस्ट करते हैं। नाउ इट इज़ डिस्कस फॉर दैट टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि टेम्पररी हम जानते हैं कि भाई टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी कब आती है जो कि ओवर वोल्टेज क्रिएट होते हैं या फिर वहाँ पे आपका फॉल्ट क्रिएट होता है वो, और वो ऑब्वियस है कि वो टेम्पररी रहता है कि सर्टन वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे हम बात करें कि भाई टेम्पररी पावर फैक्टर की बात करें तो द टेम्पररी ओवर वोल्टेज इन द पावर सिस्टम दैट कैन बी कॉज्ड बाय द लोड थ्रोन ऑफ
फोल्ड्स, रेजोनेंस एक्सेट्रा, जो कि ऐसे वेरियस पैरामीटर है कि जिसकी वजह से ओवर वोल्टेजेस तो हो सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी पावर क्वालिटी में भी जानते हैं, बट देयर फ्रीक्वेंसी इज अबाउट 50 हर्ट्ज एंड ऑफ लेसर पीक ऑफ द स्टैंडर्ड्स, जो कि आपके स्टैंडर्ड वैल्यू है उनसे पीक उसकी कम रहती है, और द लेसर रेट ऑफ दैट राइजिंग एंड द लॉन्गर ड्यूरेशन, मतलब कि वो एक टेम्पररी होता है, मतलब कि सेकंड और इवन मिनट्स, बहुत माइनर टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए ही रहता है। क्लियर? सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज इज डन और प्रोवाइडेड बाय द आईडीएमटी रिले, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रोटेक्शन का ही पार्ट है। तो ऑब्वियस है कि टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज के कंट्रोल के लिए आपको आईडीएमटी रिले यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे उसका एक वेव फॉर्म आपको रिप्रेजेंट किया, जबकि उसके अंदर क्या बताया कि एक आपका वोल्टेज वेव फॉर्म जा रहा है, तो उसके अंदर टेम्पररी पावर फैक्ट, जो कि पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो ये ड्यूरेशन आप देख सकते हो कि अप टू 20 मिली सेकेंड्स, और उसको यहाँ पे एक मैक्सिमम पीक उसकी जो रहती है, तो उसके कंपेरेटिवली जो आपकी टेम्पररी पावर फ्रीक्वेंसी है तो वो काफ़ी कम रहती है, क्योंकि ये आप उसकी पीक ऑब्जर्व करो और इसके कंपेयर में ये देखो, तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे कम ही आपको पीक देखने को मिल रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपकी पीक का वेरिएशन या फिर डिफरेंस दिखा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेम्परेट पावर फ्रीक्वेंसी ओवर वोल्टेज भी समझ में आ चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू दैट थिंग विच इज ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सर्ज। बट उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमने जो हाईएस्ट पावर फ्रीक्वेंसी और टेम्परेरी पावर फ्रीक्वेंसी डिस्कस की है, उसी के साथ ही हम हमारा जो सर्ज का जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज सर्ज एंड विस्टैंड लेवल ऑफ इक्विपमेंट, ये दोनों हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी आज से हमने ऑलरेडी वो जो मेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी उससे भी डिस्कस कर लिया है, और ये जो हमारे बेसिक ओवर वोल्टेज के जो आपके प्रोटेक्शन की बात चल रही है कि भाई रिक्वायरमेंट ऑफ दैट इंसुलेशन और वाई इट इज़ नीडेड, तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी उसको हम फर्दर डिस्कशन हमारे नेक्स्ट सेशन से करेंगे। सो आज की जो ये टर्मिनोलॉजी आपसे फिर से जस्टिफाई करना और आपकी रेफरेंस बुक्स या फिर टेक्स्ट बुक्स में एक बार वेरीफाई कर लेना कि हाँ सर ने ये चीज़ हमें बताई थी। हो सकता है कि वहाँ पे डायरेक्टली टू द पॉइंट ये चीज़ें नहीं दी होगी, बट यहाँ पे मैंने आपको एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो करने के बाद दिया है कि जो आप नहीं जानते उसे कैसे अच्छे से जस्टिफाई करें। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।